एक नाई पूछता है कि आपके बाल कैसे काटूं? तो मैंने कहा चुपचाप। ऐसा नहीं हुआ असल में। पहले जोक से शुरू करते हैं। एक मकान मालिक ने देखा कि उसके किराएदार बहुत खुश हैं, तो उसने उन सबको निकाल दिया। एक बेवकूफ़ तैरने गया और वो डूबते डूबते बचा, तो फिर वो कसम खाता है कि अब वो पानी में तब तक नहीं उतरेगा जब तक वो तैरना ना सीख ले। शुरुआत के 2 जोक्स पर सिर्फ झिंगुरों का शोर सुनाई दिया था। एक आदमी ने मेरे से पूछा कि तुम कहाँ रहते हो? मैंने कहा यहाँ से तो मैं जा रहा हूँ। अगर आपको इन चुटकुलों पर हंसी आई तो अच्छी बात है, और नहीं आई तो भी कोई बात नहीं। ये जोक्स मैंने नहीं लिखे, ये जोक्स 1600 साल पुराने हैं। ये है दुनिया की सबसे पुरानी चुटकुलों की किताब फिलोजिलोस से। प्राचीन ग्रीक्स और रोमन्स के वक्त लिखी गई ये किताब 1600 साल पुरानी है। 1600 years old, मतलब इस्लाम से भी पुरानी। इसमें कई सारे जोक्स तो इतने पुराने हैं जो क्रिश्चियनिटी से भी पुराने हैं। ये मजाक नहीं है, इसलिए। इन धर्मों से कंपेयर करने का मकसद किसी का मजाक बनाना नहीं, मगर ये एहसास दिलाना है कि हम कितनी प्राचीन चीज की बात कर रहे हैं। सोचो, आज की दुनिया के 2 सबसे पॉपुलर रिलीजन्स का तब अस्तित्व ही नहीं था, तो उनकी दुनिया हमारे से कितनी अलग रही होगी। मैं ये पता लगाना चाहता था कि क्या जो बातें 1600 साल पहले ग्रीक्स और रोमन्स को फनी लगती थी, वो आज के हिंदुस्तान में किसी को हंसा सकती हैं। एक वकील अपने 2 दोस्तों के साथ बातें कर रहा था। पहला बोला हमें भेड़ को नहीं मारना चाहिए, उससे हमें दूध मिलता है, ऊन मिलता है। दूसरा बोला हमें गाय को नहीं मारना चाहिए, उससे हमें दूध मिलता है, खेती में काम मिलता है। तीसरा बोला हमें सुअर को नहीं मारना चाहिए, उससे हमें मांस मिलता है। मगर दिक्कत यह है कि कॉमेडी ऐसा यूनिक आर्ट फॉर्म है जो अकेले में किया ही नहीं जा सकता। अगर एक कॉमेडियन अकेले जंगल में जोक सुनाए और कोई ना हंसा, तो क्या वो फनी था? किसे पता। तो मैंने यही पता करने के लिए आप लोगों को बुलाकर एक शो ऑर्गेनाइज किया। कोई एंट्री टिकट नहीं रखी, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट था जिसमें मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कोई हंसेगा भी या नहीं। शो से एक रात पहले मैं सोच रहा था कि अगर कोई नहीं हंसा तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी आप लोगों के सामने। एक बेवकूफ के लड़का होने पर उसका दोस्त उसे बधाई देने आता है। बेवकूफ बोला बस सब आप जैसे दोस्तों की मदद से हुआ है। एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा या फेल हुआ, ये आप खुद डिसाइड करना सब देखने के बाद। शुरू करते हैं। एंशिएंट ग्रीक्स गॉट लेटेंट। नमस्ते भाई लोग, मेरा नाम है दादे और इस किताब का नाम है फिलोजिलोस। ये नाम एक तरह की पैरोडी है फिलॉसफी शब्द की। जैसे फिलॉसफी का मतलब होता है लव ऑफ विजडम, नॉलेज, उसी तरह फिलोजिलोस का मतलब है लव ऑफ लाफ्टर। बिल्कुल वैसे जैसे इंडियाज गॉट टैलेंट का इंडियाज गॉट लेटेंट बना दिया। एक बेवकूफ अपने बीमार दोस्त से मिलने जाकर उसका हाल पूछता है, पर वो दोस्त कुछ ज्यादा ही बीमार था, वो बोलने की हालत में नहीं था। तो बेवकूफ नाराज हो गया, कहता है कि भगवान करे किसी दिन मैं बीमार पड़ूं और तू मेरे हाल पूछने आए और मैं भी तुझे जवाब ना दूं। किताब काफी सेक्शंस में बटी हुई है। अलग अलग स्टीरियोटाइप वाले चुटकुले जैसे हमारे यहाँ होते हैं, अरे दोपहर में तो औरतें सोती हैं बड़े मास्टर। मोटे लोगों पर, बनियों पर, डम लड़कियों पर उनके अपने स्टीरियोटाइप्स थे। जैसे पागल। 2 जुड़वा भाइयों में से एक मर गया। एक पागल जब उससे मिला तो पूछता है कि मरने वाला तू था या तेरा भाई? चालू। एक चालू की आंख आ गई, कंजक्टिवाइटिस। तो डॉक्टर आया, उसकी आंख में दवाई डाली और उसका लैंप चुरा कर ले गया। अगले दिन डॉक्टर उससे पूछता है तो आंखें ठीक है तुम्हारी? कहता है कि डॉक्टर साहब जब से आपने दवा डाली है मुझे अपना लैंप दिखना बंद हो गया। गुस्सैल। एक गुस्सैल डॉक्टर से सलाह मांगते हुए मरीज पूछता है कि डॉक्टर साहब ना बैठा जाता है, ना खड़ा हुआ जाता है, ना लेटा जाता है। तो डॉक्टर बोला अब तो एक ही चीज़ बची है, खुद को लटकाना। कंजूस। एक कंजूस ने वसीयत लिखी और वारिस में अपना नाम डाल दिया। वाइफ हेटर। एक पति को उसका दोस्त चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था कि मैं तेरी बीवी के साथ था, तो पति बोला मेरी तो मजबूरी है, तुझे किसने सजा दी थी? ये पहला सेक्शन बेवकूफ़ों पर है। एक बेवकूफ़ के मुंह का ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर ने उसे बोला कि बोलने की कोशिश मत करना, तो कोई भी उसे हाय हेलो करता वो अपने गुलाम से उसे रिप्लाई करवाता, लेकिन फिर तुरंत ये भी बताता कि बुरा मत मानना मेरे गुलाम ने जवाब दिया, वो असल में मेरा ऑपरेशन हुआ है तो मैं बोल नहीं सकता। एक बेवकूफ़ शहर जा रहा था तो उसके दोस्त ने बोला कि मेरे लिए 2 15 साल के गुलाम ले आना। बोला तू टेंशन मत ले, अगर 2 15 साल के नहीं मिले तो एक 30 साल वाला ले आऊँगा। हमें पता चल रहा है कि स्लेवरी बड़ा आम हिस्सा था यहाँ के जीवन का। गुलामों की वजह से ही फिलॉसफी का फलना फूलना हो पाया प्राचीन ग्रीस में। एक आदमी बेवकूफ़ के पास जाकर शिकायत करता है कि जो गुलाम तुमने मुझे बेचा था वो मर गया। बेवकूफ़ बोला कि भगवान कसम कहता हूँ जब मेरे साथ था तब उसने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की।
क्योंकि जब आदमी रोजमर्रा के कामों से खाली होगा तभी तो ऐसी चीजें सोच पाएगा कि भगवान है या नहीं, या मेरी जिंदगी का मतलब क्या है। अंग्रेजी का शब्द स्कूल ग्रीक वर्ड स्कोले से आया है, जिसका ट्रांसलेशन होगा फ्री टाइम, मतलब फुर्सत, आराम का समय। ग्रीक्स के लिए सीखना, ऐसे सवालों के बारे में सोचना, डिस्कस करना मजे के अंदर आता था। और एक हमारे आज के स्कूल है जिनमें ना फुर्सत है, ना मजे और ना कुछ सीखना। सीखा नहीं स्कूल से उतना, जिंदगी से सीख गया। एक बेवकूफ अपने गधे को कम खाना सिखाना चाहता था, तो उसने गधे को खाना देना बंद कर दिया। ऑफ कोर्स गधा मर जाता है, तो वो बोला कि हे भगवान, जैसे इसने ना खाना सीखा ये मर गया। एक बेवकूफ दूसरे को देखकर चौंक जाता है, अरे मैंने तो सुना था तुम मर गए। तो बेवकूफ़ कहता है कि दिख नहीं रहा मैं जिंदा हूँ। कह रहा पर जिसने मुझे बताया था तुम मर गए वो तुमसे ज़्यादा भरोसे का आदमी है। एक बेवकूफ़ के सपने में कील चुभ गई, वो उठकर पैर पे पट्टी बांधने लगा। उसके दोस्त ने पूछा ये क्या कर रहा है, तो जब उसने बताया तो कह रहा कि कोई रीज़न ही है ना, लोग हमें बेवकूफ़ बोलते हैं। तू नंगे पैर सोया ही क्यों? अब तक इतने चुटकुले सुनकर आप किसी जोक का बेसिक स्ट्रक्चर समझ ही गए होंगे, जो कि है सेटअप और पंच लाइन। लोग बेवकूफ़ से कहते हैं कि उसकी दाढ़ी आ रही है, तो दरवाजे के पास इंतजार करने लगा। सेटअप में कॉमेडियन आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन बनाता है। दूसरा बेवकूफ़ उससे पूछता है कि ये क्या कर रहा है। जब उसने बताया तो कह रहा इसलिए लोग हमें पागल कहते हैं। और पंचलाइन उस एक्सपेक्टेशन को तोड़ती है, तुझे क्या पता इसी दरवाजे से आएगी। सारी कॉमेडी इस मिस डायरेक्शन की है। इनकॉन्ग्रुइटी थ्योरी के हिसाब से हंसी इसी कॉन्ट्रास्ट से निकलती है कि सोचा कुछ मगर होया कुछ और। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप मिस डायरेक्शन के बादशाह एंथनी जेसेल्निक का ये जोक सुनकर समझ सकते हो। God, my girlfriend's so sensitive. A couple months ago, she got her hair cut. 2 inches cut off her hair. Came home and cried for 2 hours. Finally went to her and said, "Baby, what are you so upset about? It's just a haircut. I'm the one who's got to find a new girlfriend." ये थ्योरी 18वीं शताब्दी में लिखी गई, लेकिन प्राचीन ग्रीक्स इसे इंस्टिंक्टिवली समझते थे। अपने बाप से झगड़े में एक बेवकूफ इतना आगे बढ़ जाता है कि बोला निकम्मे आदमी, तुम्हें दिखता नहीं तुमने मेरे साथ कितना अन्याय किया है। अगर तुम पैदा ना होते तो मुझे दादा की सारी जायदाद मिल जाती। एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने अपनी किताब पोएटिक्स में लिखा है कि चुटकुले इसलिए फनी लगते हैं क्योंकि वो सुनने वाले को अचानक चौंका देते हैं। उनमें एक सरप्राइज और ट्विस्ट होता है जो लोगों को हंसाता है। हम धीरे धीरे इन ट्विस्ट को लाने के तरीके देखते जाएंगे। अब आपका काम रहेगा अगले जोक्स में पहले से इन ट्विस्ट को पकड़ना। एक बेवकूफ का बेटा मर गया, उसके जनाजे में बहुत भीड़ आई, तो इतने सारे लोगों को देखकर वो कहता है कि मुझे इतने सारे लोगों के सामने इतनी छोटी सी लाश दफनाने में शर्म आ रही है। नहीं, परफॉर्मेंस एंजाइटी नहीं, तो उसको लगता है कि इतने सारे लोग हैं तो इतना छोटा सा बच्चा क्या दफना रहा, बड़ी सी लाश होनी चाहिए। दोस्तों, इसने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो किया था शो से ठीक 2 दिन पहले। इस भाई ने मेरे को परसों फॉलो किया, पर मैं शो ऑफ नहीं कर रहा, मेरा पॉइंट है। इसने भी एक ऐसी बात बोली थी किसी और का चुराया हुआ जोक इसने बोला था, जिसकी वजह से बहुत बवाल हुआ। Watch your parents have हम भी उसी तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, अगर आप ये चैनल और ऐसा कंटेंट सपोर्ट करना चाहते हो तो चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। इस लाइव शो की पूरी वीडियो पहले ही मेंबर्स को मिल गई थी। साथ में आपको ऐसे कंटेंट का एक्सेस भी मिलेगा जो एल्गोरिदम के लिए नहीं, क्यूरियोसिटी के लिए बनाया है। और अगर मेंबर बनना मुमकिन नहीं तो लाइक, शेयर, कमेंट और हाइप करके वीडियो इतनी पॉपुलर कर दो कि मेंबरशिप की जरूरत ही ना पड़े चैनल चलाने के लिए। जोक की पंचलाइन हमेशा क्लेवर हो ये जरूरी नहीं, कभी कभार आप एकदम गलत बात बोलकर भी चौंका सकते हो। गरीब बच्चा है मेरे पास, ठीक है, तो मैंने उसको ऐसे ही ना आउट ऑफ ऐसे 2000 रुपए का नोट दे दिया कि हाँ जब मजे कर जाके। जैसे मैंने उसको 2000 रुपए का नोट दिया ना, उसके 10-15 दोस्त बच्चे आए, भागे, उसको हाथ पकड़ा, उसका खींच रहे, उससे पैसे धक्का मार रहे, वहाँ लड़ाई हो गई। वहाँ पे एक बच्चा प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गया, पटरियों पे एक ट्रेन आके उसको कुचल के चली गई। जो 2000 रुपए मेरे वसूल हुए ना यार, ऐसी बातें जिसे आम जीवन में कहना बहुत खराब लगेगा, लेकिन जब कोई कॉमेडियन मजाक में स्टेज पर कहता है तो हंसी आ जाती है। मजा ही आ गया भाई देख के। क्योंकि सुनाने वाले और सुनने वाले के बीच एक तरह का अनसाइंड कॉन्ट्रैक्ट है। उन्हें मालूम है जो बोला जा रहा है उसका वास्ता हकीकत से कम और हंसाने से ज्यादा है। जस्ट जोक है ये, ठीक है। आजकल हिंदुस्तान में लोग जोक्स पर ऐसे ऑफेंस लेने लगे जैसे उन्होंने ऐसा कुछ कभी देखा सुना ही नहीं। क्या है? कुछ भी बोल रहे हो? लो, ये तो बुरा मान लिया।
हकीकत से इनकार करना क्या हमें बेहतर इंसान बनाएगा? जबकि अपनी आम जिंदगी में भी हम अपने दोस्तों के बीच ऐसी अनाप शनाप बातें कहते हैं एक दूसरे को हंसाने के लिए। अपना नाम का गलत पता है? गलत कहाँ पता है? हम ही तो है तुम्हारे अब्बा हसन अली। सोए बैसाखी पकड़ा तो तुमको जो कहीं और कभी नहीं बोली जा सकती। रोवन एटकिंसन मिस्टर बीन ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि कॉमेडी का काम ही ऑफेंड करना है। हर जोक का एक विक्टिम होता है, यही जोक की डेफिनेशन है, किसी का, किसी चीज का या किसी आइडिया का मजाक उड़ाना। एक जोक पे बढ़ते हैं जो कुछ लोगों को ऑफेंसिव लग सकता है। आधी रात को एक बेवकूफ अपनी दादी के बिस्तर में घुस गया तो उसके बाप ने उसकी पिटाई कर दी। लड़का रोते हुए बोलते है कि इतने सालों से तू मेरी माँ के साथ सो रहा है। मैंने तो कभी कुछ नहीं कहा। मैं एक बार सो गया तो गुस्सा हो गया। एंशिएंट ग्रीक्स ऐसे इंसेस्ट जोक के दीवाने थे। पर आप टेंशन मत लो, मैंने एक ही डाला है इसमें। मुझे उम्मीद है इतना समझाने के बाद अब तो कोई इस जोक पर ऑफेंड नहीं होना चाहिए। एक बेवकूफ अपने पिता को एथेंस से खत लिखता है। एथेंस में पढ़ाई करके उसका दिमाग एकदम घमंड से भर गया था। वो खत में लिखता है कि पापा, मैं चाहता हूँ जब मैं वापस आऊँ तो आप किसी बड़े केस में फंसे हो ताकि मैं आपको दिखा सकूँ मैं कितना बढ़िया वकील बन गया हूँ। जैसे हमारे यहाँ पॉलिटिक्स के लिए दिल्ली, सिनेमा के लिए मुंबई, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बैंगलोर है, उसी तरह प्राचीन ग्रीस और रोमन सभ्यता का दिल एथेंस था। दुनिया भर से टैलेंटेड लोग वहाँ आते थे। बर्ट्रैंड रसल अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी में लिखते हैं कि अपनी पीक पर भी एथेंस की आबादी 2,30,000 से ज्यादा नहीं रही होगी। इतिहास में कभी इतने छोटे से इलाके से एक साथ इतने बेहतरीन लोग और काम नहीं निकला। आपने सुकरात और प्लेटो का नाम जरूर सुना होगा, वो भी एथेंस से ही थे। लेकिन कॉमिक से कोई नहीं बच सकता। एक बेवकूफ स्टूडेंट के पैसे खत्म हो गए, उसने अपनी किताबें बेचनी शुरू कर दी। पिता को खत लिखकर कहता है, पापा मुझे बधाई दो, मैंने अभी से अपनी बुक से पैसा कमाना शुरू कर दिया। हर चमकती चीज की सबसे पहले खिल्ली उड़ाना ही उसका काम होता है। अपने बाप के मरने पर एक आदमी ने उसकी बॉडी अंतिम संस्कार वाले को भेजी। फिर वो अंतिम संस्कार के लिए वहाँ पे जाता है तो वहाँ और भी डेड बॉडीज थी। अंतिम संस्कार वाले ने पूछा कि उसकी कोई खास पहचान है, तो बोला उनकी खांसी। एक बेवकूफ अपने बच्चे को दफनाकर लौटा, उसको रास्ते में उसके टीचर मिल गए तो वो कहता है कि सॉरी आज मेरा बेटा स्कूल नहीं आ पाया। Oh my God, bro. Oh, hell no. एक बाप अपने बच्चे के मौत के सदमे में बहकी बहकी बातें कर रहा है और वो हंसने की बात है इस जोक में। ये आपको इनसेंसिटिव लग सकता है क्योंकि मौत का आना, लोगों को मरते देखना हमारे लिए एक रेयर चीज बन गया है। लेकिन प्राचीन समय में बच्चों का, जवानों का मरना बहुत आम बात थी। एक ज्योतिष एक बीमार बच्चे की कुंडली पढ़ता है। उसकी माँ को वादा करता है कि लड़का जिएगा और फीस मांगता है। उसकी माँ बोली कि कल आकर ले लेना। बोला अच्छा, अगर ये रात में मर गया तो मैं अपना नुकसान करवा लूं। किसी इमरजेंसी वार्ड में काम करने वाले डॉक्टर और नर्स की तरह लोग हर रोज अपने आसपास ये देखा करते थे। ट्रेजेडीज से कोप करने में मदद करता है डार्क ह्यूमर। अक्सर लोगों को डार्क और ऑफेंसिव ह्यूमर के बीच फर्क नहीं पता चलता। वैसे फर्क है भी जरा धुंधला सा। डार्क ह्यूमर मतलब मौत, बीमारी, डिसेबिलिटी। एक बेवकूफ बहरे के पास बैठकर पाद देता है तो बहरे ने जब सूंघा तो उसने शिकायत की तो बेवकूफ बोला, अरे तू बहरा नहीं है, मेरे को पागल बना रहा था। वॉर। Well, Bojack, surely even you would agree that the troops are heroes. I don't agree to that. या किसी ट्रेजेडी को लेकर मजाक। ये उसामा बिन लादेन को थोड़ी देर रहने देते, उसका अपना चैनल होता, उसके ऊपर वीडियोस आ रही होती। आज हम आपको एक 50 रुपए वाला और एक 5 लाख वाला बम फाड़ कर दिखाएंगे। ये जेनजी वाले लोगों को डार्क लग रहा है, बैंड हमारा जियो न्यूज था। डार्क कॉमेडी का मकसद किसी विक्टिम या ट्रेजेडी का मजाक बनाना नहीं होता, लेकिन हंसी मजाक में उन सब्जेक्ट्स पर आपका ध्यान खींचना होता है जिन पर आम जिंदगी में हम बात नहीं करते। जैसे कॉमेडियन नॉम मैकडोनल्ड का ये जीनियस डार्क जोक देखो। विकिपीडिया पर एडोल्फ हिटलर के बारे में पढ़ते हुए नॉम अपने कोहोस्ट से कहते हैं कि हमें चलकर हिटलर को मार देना चाहिए। I'm sick of these kind of characters. I think we should kill Hitler. Me and you go kill him. Got it. It's like he died 50 years ago. Did he? Probably. I didn't Yeah. even know he was sick. जोक की पंचलाइन तो समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जोक जीनियस ऐसे बन जाता है कि इस टाइम नॉम को कैंसर था और ये एहसास भी था कि वो ज्यादा वक्त तक जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन उसने किसी को अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताया था। यानी नॉम को ये बिट करते वक्त पता था कि उसकी मौत के बाद लोग ये एग्जैक्ट लाइन कहेंगे। Did he? I didn't even know he was sick.
I didn't know he was even sick. Well, I didn't know he was sick at all. I didn't even know he was sick. I had no idea that he was even sick. I didn't have no idea he was even sick. क्या क्रेजी चीज है भाई, एक कॉमेडियन अपने जोक की पंचलाइन दूर फ्यूचर में लिख दे और उसकी डिलीवरी खुद उसकी मौत करे। हर किसी को ये बात फनी नहीं लगेगी, क्योंकि डार्क ह्यूमर कब्रिस्तान की तरह होता है, किसी को वहां शांति मिलती है, किसी को शांति का भूत। कुछ हल्के फुल्के जोक सुनने से पहले क्विक शाउट आउट टू ह्यू आर्ट स्टूडियो अपनी इतनी सुंदर जगह हमें देने के लिए। अगर आप पेंटिंग, स्कल्पचर, डिजाइन या आर्ट फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो तो ये सीखने की बेस्ट जगह है। मैंने खुद यहाँ से कोचिंग लेकर अपने फाइन आर्ट्स कॉलेज का एंट्रेंस क्लियर किया था। मिलते रहते हैं, आगे टीचर्स से बहुत अच्छे हैं। अगर आप या आपका कोई जानने वाला सीरियसली फाइन आर्ट्स परस्यू करना चाहता है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में ह्यू आर्ट स्टूडियो का व्हाट्सएप नंबर और इंस्टाग्राम दिया है, आप वहाँ से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो। एक एफडीराइट सपने देख रहा था, सपने में वो सुअर बेच रहा था 100 रुपए का, लेकिन कोई खरीदने को तैयार नहीं था। एक आदमी 50 रुपए में खरीदना चाहता था मगर वो उसे दे नहीं रहा था। तभी उसकी नींद खुल गई, मगर वो आंख नहीं खोलता, आंखें बंद करके हाथ आगे बढ़ाता है, कहता है चल दे 50 रुपए। एब्डेरा प्राचीन ग्रीक शहर था जहाँ के लोगों को एब्डेराइट्स कहते हैं। एक एब्डेराइट की गौरैया मर गई, चिड़िया छोटी चिड़िया होती है। कुछ दिन बाद जब उसने एक ऑस्ट्रिच देखी तो बोला अगर मेरी चिड़िया जिंदा होती तो इतनी बड़ी होती। एब्डेराइट्स पर जोक उसी तरह जैसे हमारे यहाँ बिहार, गुजरात, पाकिस्तान के लोगों पर बनते हैं, वैसे ही फिलोजिलोस में एब्डेरा, साइडोन और कायमे के लोगों पर जोक्स मिलेंगे। एक आदमी शहद बेच रहा था, एक आदमी आकर वो शहद चखता है, कहता है वाह ये तो बहुत बढ़िया शहद है। तो बेचने वाला कहता है कि है ना, अगर इसमें चूहा ना गिरा होता तो मैं बिल्कुल ना बेच रहा। एब्डेरा से निकला सबसे फेमस आदमी डेमोक्राइटस होगा। सबसे पहले इसी ने बताया था कि दुनिया की हर चीज छोटे छोटे एटम से बनी है। मगर मैं बात करना चाहता हूँ डेमोक्राइटस की फिलॉसफी के बारे में, जो है ये जिंदगी टेंशन लेने को नहीं दी, ये जिंदगी मनोरंजन की है। इस वजह से वो लाफिंग फिलोसोफर के नाम से जाना जाता है। एक बड़ा मजेदार किस्सा है उसका। एक बार एब्डेरा के लोग बड़े चिंतित हो गए डेमोक्राइटिस की आदत को लेकर। वो हर जगह हर चीज पर हंस दिया करता, चाहे किसी का अंतिम संस्कार हो या पॉलिटिकल डिबेट। लोगों को लगा ये पागल हो गया। वो उस जमाने के सबसे मशहूर डॉक्टर हिपोक्रेटिस को उसका इलाज करने के लिए बुलाते हैं। जब हिपोक्रेटिस ने जांच की तो पता चला कि डेमोक्राइटिस शहर में इकलौता समझदार आदमी है, क्योंकि सिर्फ वो समझता है कि ये जीवन कितना अजीब है और बिल्कुल ठीक हंसता है उस पर। एक बच्चे ने वहाँ के कमाकर टीचर से पूछा 2 लीटर की बोतल में कितना लिक्विड आता है। टीचर बोला दारू या तेल। इस 1600 साल पुराने जोक की आपने दूसरी वेरिएशन सुनी होगी। जैसे बचपन में मास्टर जी पूछते थे बताओ 1 किलो रुई ज्यादा भारी होगी या 1 किलो लोहा। हमने बात की थी पंचलाइन क्लेवर हो सकती है या प्रोवोकेटिव, लेकिन एक्सपेक्टेशन तो ऐसी बात बोल के भी तोड़ा जा सकता है जिसका कोई सेंस ही ना बने। एक आदमी खिड़की खरीदने गया और बोला कि कोई दक्षिण की तरफ देखने वाली खिड़कियां। कोई सेंस है इस बात की? कोई सेंस है इस बात का? इस सेंसलेस इलॉजिकल कॉमेडी को ही एब्सर्ड ह्यूमर कहते हैं। हमारी आज की जनरेशन को कुछ ज्यादा ही पसंद है सटायर का सटायर। अर्पित भाई कार चला लेते हो? अरे भाई कार वार छोड़ो बहन, ये जो नीचे अभी मेरे नीचे ये बहन पॉइंट नहीं ले रहा इसकी माँ की। जैसे कुछ वक्त पहले एक रील वायरल हुई थी, 10 वाला बिस्कुट का पैकेट कितना का है जी? क्या सिर्फ ये सवाल फनी है या जितना जेन्युइनली वो ये सवाल पूछता है? कौन सा 10 वाला बिस्कुट का? या उसके चलने का ढंग, या आखिर में क्या है ना, तो भाई पूछना तो पड़ेगा ना। ये पूछना तो पड़े है परफेक्टली इलस्ट्रेट करते हैं एब्सर्डिज्म की फिलोसफी को। फिलोसोफर थॉमस नेजल के हिसाब से जिंदगी एब्सर्ड है, मगर इसलिए नहीं कि 1 लाख साल बाद हमारे बारे में कोई सोचने नहीं वाला, इसलिए भी नहीं कि इतने विशाल ब्रह्मांड में हमारी कितनी जरा सी हैसियत है। We're not doomed. In the great grand scheme of things, we're just tiny specks that will one day be forgotten. मगर जिंदगी अजीब इसलिए है क्योंकि हम इस जीवन को इतना सीरियसली लेते हैं, ये जानते हुए भी कि सब कुछ शायद बेमतलब है। हम मीनिंग तलाश कर रहे हैं उस दुनिया में जो मीनिंगलेस है। भले ट्रेंड में अब आया हो, लेकिन एब्सर्ड ह्यूमर है तो बहुत पुराना। जैसे शोले का ये सीन, तुमने ये नहीं पूछा कि हमारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है बसंती? आपकी वाइब टेस्ट करने के लिए अपना फेवरेट एब्सर्ड जोक सुनाता हूँ। मेरे नकली पौधे मर गए क्योंकि मैंने उन्हें पानी देने का नाटक नहीं किया। अगर आपको ये जोक समझ नहीं आया तो अभी वीडियो बंद करके चले जाओ। आई एम सॉरी, पर इस तरह नहीं चल सकता। और अगर आ गया तो वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करो यार, मेंबरशिप ज्वाइन करो, आपकी जरूरत है हमें। एक बीमार के आगे डॉक्टर ने अपने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन वो रिकवरी कर लेता है, बच जाता है। तो जब भी वो डॉक्टर को आता देखता तो वो छुप जाता। डॉक्टर ने उससे पूछा कि क्या कर रहे हो? तो बोला आपने कहा था कि मैं बच नहीं पाऊंगा, अब आपके सामने जिंदा रहते हुए मुझे शर्म आ रही है। एक डॉक्टर एक गुस्सैल मरीज को देखता है, उसके माथे पर हाथ रख के बोला कि तुमको तो बहुत खराब बुखार है। तो मरीज बोला तू इससे अच्छा ला सकता है तो ला के दिखा।
आप देख रहे हो प्राचीन लोगों ने डॉक्टरों पर कितने सारे चुटकुले बनाए हैं, क्योंकि उस वक्त मेडिकल साइंस उतना डेवलप्ड नहीं था। अजीबोगरीब इलाज हुआ करते थे, जैसे खोपड़ी में छेद कर देना, जख्म पर मरकरी मलना और सबसे मशहूर खून बहाना। नजला, बुखार, खांसी, फोड़ा, फुंसी सभी मर्जों का एक इलाज था डॉक्टर के पास, नस काटकर खून निकालना। आपको हैरानी होगी कि ह्यूमर शब्द यहाँ से निकला है। मशहूर ग्रीक डॉक्टर हिपोक्रेटिस, जिनका अभी हमने पहले भी जिक्र किया था, उनकी थ्योरी थी कि इंसान के शरीर में 4 ह्यूमर होते हैं। ह्यूमर का लैटिन में मतलब होता है लिक्विड। येलो बाइल, ब्लैक बाइल, बलगम और खून। इनका बैलेंस खराब होने से आदमी का शरीर और दिमाग खराब हो सकता है। शरीर में ज्यादा खून हो जाए तो आदमी ज्यादा हंसने लगेगा, ज्यादा ब्लैक बाइल हो जाए तो उदास हो जाएगा। ऑफ कोर्स ये थ्योरी साइंटिफिकली एक्यूरेट नहीं है, इसलिए उस जमाने में जितने लोग डॉक्टर के इलाज से ठीक होते थे उससे ज्यादा तो मर जाया करते। तभी हम देख सकते हैं डॉक्टर्स की वैसी इज्जत थी जैसे आप ज्योतिषों की करते हो। तू ज्योतिष है रे, अभी तू बोला तेरे ऊपर कोई संकट विंकट आने वाला है क्या? एक ज्योतिष बच्चे का भविष्य पढ़ता है। ये लड़का वकील बनेगा, फिर मजिस्ट्रेट और फिर बड़ा जज। बच्चा मर गया। उसकी माँ ने ज्योतिष से शिकायत की कि आपने जिसको कहा था वकील और मजिस्ट्रेट बनेगा वो तो मर गया। कहता भगवान कसम कहता हूँ अगर जिंदा रहता तो जरूर बनता। एक आदमी विदेश से लौटकर ज्योतिष से मिलता है। अपने परिवार के बारे में पूछने पर ज्योतिष ने बोला कि सब बढ़िया है, तुम्हारे पिता भी। कहता है पर मेरे पापा को मरे हुए तो 7 साल हो गए। तो ज्योतिष बोला वही तो, तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारा बाप कौन है। एक ज्योतिष किसी को बताता है तुम्हारे नसीब में संतान नहीं लिखी, तो वो कहता है कि पर मेरे तो 7 बच्चे हैं। तो ज्योतिष सलाह देता है ओ तो उनका ध्यान रखना। वाइफ हेटर, पति पत्नी जोक्स। मियाँ बीवी वाले चुटकुले 1600 नहीं बल्कि 4000 साल से ज्यादा पुराने हैं। मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में दुनिया का सबसे पुराना जोक सुनाया था, वो भी पति पत्नी पर ही था। दुनिया के सबसे पुराने जोक्स प्राचीन सुमेरिया से मिले। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ एक नई दुल्हन ने अपने पति की गोद में पैदा ना हो। एक शायर की प्रेमिका कभी डकार नहीं मारती। लड़कियों को डकार करना भी अलाउड नहीं है, तो अपन लोग डकार करते हैं आगे। ना पाती है। एक नए पति से सब पूछते हैं कि घर में ज़्यादा किसकी चलती है, तुम्हारी या तुम्हारी बीवी की? तो वो छाती फुला के बोलता है अरे मेरी बीवी तो मुझसे इतना डरती है कि जैसे ही मैं मुंह खोलता हूँ वो हक देती है, और ना ही उसकी कविता में कभी मरेगी। एक पति अपनी पत्नी के जनाजे में खड़ा था। किसी ने पूछा कि यहाँ कौन आराम कर रहा है, तो पति बोला मैं, अब जब उसे छुटकारा पा चुका हूँ। चाहे कभी खुद को नुकसान पहुंचा ले लेकिन प्रेमिका को कभी कुछ नहीं होने देगा। मगर एक कॉमिक की बात ही यहाँ से शुरू होती है। इस देश में 100 व्रत ऐसे हैं कि पत्नी नहीं रखे तो पति की सेहत खराब हो सकती। एक व्रत साड़ा ऐसा नहीं बनाया जो पति नहीं रखे तो लुगाई के जुकाम भी हो जाए। ये कॉमेडियन सुरेंद्र शर्मा है, जिनके पति पत्नी वाले जोक्स हमारे पिताजी के जमाने में बड़े फेमस थे। यह देखा जाए तो इस देश के पतियों का मैं अम्बेडकर हूँ। ये बेचारा शोषित समाज जो आज तक ऊपर नहीं उठ सका, इसको मेरे जैसे ही संतों की आवश्यकता है। इनसे हजारों साल पहले कौन से चुटकुले मशहूर थे वो सुनते हैं। एक पति बहुत बीमार था। उसकी पत्नी बोली अगर आपको कुछ हो गया तो मैं फांसी पे लटक जाऊंगी। पति आंखें खोल के कहते हैं कि जो करना है जीते जी कर ले। और ये आखिरी जोक है। ये किताब का पहला जोक था, लेकिन मैंने इसको आखिरी में इसलिए रखा है क्योंकि इसकी पंचलाइन क्लियर नहीं है। कुछ का मानना है इसकी पंचलाइन मिसिंग है। कुछ एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये एक नॉनसेंस एब्सर्ड जोक है, और कुछ को लगता है अगर हम इसका कॉन्टेक्स्ट जानते तो शायद हंसी आती। मैं जोक सुना रहा हूँ, आप खुद इंटरप्रेट करना, इंटरनेट पर ढूंढना, और कुछ मिले तो कमेंट में जरूर बताना। एक आदमी ने सुनार को लालटेन बनाने का ऑर्डर दिया। जब सुनार ने पूछा कि कितनी बड़ी बनाऊं, तो बोला ऐसी 8 लोगों के लिए। मैं ये देखना चाहता था कि क्या ह्यूमर टाइमलेस हो सकता है, और मुझे लगता है कि शायद हाँ। जिन बातों पर हजारों साल पहले लोग हंस रहे थे, उन्हीं पर समय, समाज और स्थान, यहाँ तक कि भाषा बदलने के बावजूद मैंने लोगों को हंसते देखा। ये जादू है कॉमेडी का, आर्ट का, जिसे वो जाहिल लोग कभी नहीं समझ सकते जिन्हें लगता है किसी को एक जोक की वजह से जेल में डाल देना चाहिए। ये सारे के सारे आतंकवादी, उनको यही सजा मिलनी चाहिए जो आतंकवादी को मिलती है। That is Sunil Pal. I think it's coming from a place of concern कि भाई समाज खराब हो रहा है। नहीं, इट इज कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ कंसर्न जो ये कहता है समाज बदल रहा है और लोग मुझे भूल रहे हैं। पर उम्मीद है आपको समझ आया होगा किसी कॉमिक का मकसद भावना आहत करना नहीं, सबसे पहले हंसाना होता है, जिसे करने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। कुछ आपको पसंद आएंगे, कुछ नहीं। जो पसंद आए देखो, जो ना आए उसे नजरअंदाज करो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, अपनी राय और सजेशन कमेंट में बताओ। ऐसे भारी कंटेंट के लिए चैनल सब्सक्राइब करो। ये कंटेंट बनता रहे, इसे सपोर्ट करने के लिए चैनल मेंबर बन सकते हो। और भगवान होने के सारे तर्कों का खंडन होते देखना चाहते हो तो ये वीडियो देखो। क्योंकि बचे हैं थोड़े दिन मैंने कहा कि मैं इतना बड़ा कम्युनिस्ट हूँ कि मैं टीचर बन गया ताकि मेरा पीरियड आए।
और गुजारने हैं थोड़े दिन और संवारने